हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अमित तल्डा क्लासेस। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। हम पढ़ रहे हैं बेसिक ऑफ अकाउंट सीरीज और ये है उसका पार्ट 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ रहे थे, तो और कुछ टफ एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे। ये सारे के सारे काफी सारे इवेंट्स हैं, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं, कुछ कुछ इवेंट्स भी हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको स्क्रीन पे लिख के दिया है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हम इस पार्ट में पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला है सर आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या 11th-12th में इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, ये कंजर्वेटिज्म का एप्लीकेशन है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म हमने क्या पढ़ा था कि फ्यूचर में अगर लॉस हो सकता है, प्रोबेबल लॉस है, तो आप उसको आज ही प्रोवाइड करो। प्रोवाइड करो मतलब आज का ही प्रॉफिट सेट असाइड कर लो। आज का प्रॉफिट सेट असाइड कर लो ताकि जब आगे एक्चुअली लॉस आएगा तो उस रिजर्व में से आप एब्जॉर्ब कर लोगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सिर्फ प्रोविजन या रिजर्व बना रहे हैं। ये प्रोविजन या रिजर्व कहां से बनती है, इस साल के प्रॉफिट से। तो इस साल के प्रॉफिट से आपको कुछ अमाउंट अलग एक अकाउंट में डालना है जिसका नाम ही होगा आरडीडी। और ये कहां यूज होगा, ये फ्यूचर के लिए यूज होगा। जब एक्चुअली आगे चल के लॉस होगा तब हम इसमें से एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब उस साल, जिस साल में लॉस होगा, उस साल के प्रॉफिट से एब्जॉर्ब नहीं होगा। यही तो फायदा है। लॉस जिस साल आया उस साल अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसमें कंजर्वेटिज्म कहां से आया, आ रहा है कुछ समझ में। तो ये इसीलिए ही समझदारी दिखाई जा रही है कि आज का ही प्रॉफिट हम बचा के रख रहे हैं फ्यूचर के खर्चे या लॉस के लिए, तो ताकि आगे चल के हम पे बर्डन न आए और आज का पैसा हम खर्च ना कर दे। आ रहा है ख्याल में, आज का पैसा भी सेव हो जाता है और आगे चल के लॉस भी आपके ऊपर नहीं आता है, आप ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर चुके हो। ठीक है, तो ये पूरा पर्पस होता है आरडीडी का। तो इसमें हमको करना क्या है, ये कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, कुछ हो नहीं रहा, हम सिर्फ फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉफिट को सेट असाइड कर रहे हैं। तो हम कहां से प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट से। मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट को हमको घटाना है। कुछ यहां से वहां डालोगे तो प्रॉफिट घटेगा ना। तो एक इफेक्ट क्या आएगा कि प्रॉफिट को घटाना है और वो प्रॉफिट एक नए सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसका नाम क्या होगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है क्या, नाम में ही मीनिंग है। डाउटफुल डेट्स, डेट्स मतलब डेटर, जो भी क्रेडिट पे आपने सेल किया है। मैंने आपको पढ़ाते भी बताया था बेसिक्स में कि कुछ ना कुछ लॉस होता है ओवरऑल लेवल पे। कौन सा डेटर कितना पैसा डुबाएगा आपको पता नहीं होता, बट जो ओवरऑल क्रेडिट सेल आपका हो रहा है, आपको एक अंदाजा होता है कि पूरा जो सेल हो रहा है मेरा, कुछ तो पैसा नहीं आएगा ओवरऑल बेसिस पे। तो आप ओवरऑल बेसिस पे ये रिजर्व बनाते हो, कोई एक स्पेसिफिक डेटर के लिए आप नहीं बनाते हो, आप ओवरऑल लेवल पे टोटल डेटर्स पे आप ये बनाते हो और उसको आगे के लिए आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो एक इफेक्ट होता है कि आपको आज का प्रॉफिट घटाना है और दूसरा इफेक्ट है कि वो एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट घटाने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है, तभी तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तब जाके प्रॉफिट बचता है। मतलब प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली एक इनकम ही है जो खर्चा काटने के बाद बच गई है। तो इनकम में कौन सा बैलेंस होता है, इनकम को आप क्या रूल लगाते हो, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम। तो इसी लॉजिक से प्रॉफिट जो होता है वो भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, क्योंकि इनकम का ही पार्ट होता है वो। आ रहा है ख्याल में। तो नेट नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आप प्रॉफिट लॉस बनाओगे तब भी ये आपको दिखेगा। लॉजिकली भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों उसमें हमेशा क्रेडिट ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली अ पार्ट ऑफ इनकम ही होता है जो एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद भी बच गया होता है। तो क्रेडिट वाले अकाउंट को हमको घटाना है, क्रेडिट वाले अकाउंट को हमको घटाना है। कैसे घटाएंगे, डेबिट करके। ऑपोजिट इफेक्ट, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट करके ही घटेगा। ठीक है, तो पहला जो इफेक्ट है, मतलब मैं आरडीडी क्रिएट करने की एंट्री कर रहा हूं, जो कि नॉर्मली ईयर एंड पे होता है। 31 मार्च पे आप इसको क्रिएट करते हो अगले आने वाले साल के लिए। ध्यान दो, सारी बेसिक बातें मैं बता रहा हूं जो 11th स्टैंडर्ड में बताई जाती हैं, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो बनाते कब है, 31 मार्च को,
और ये नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए होता है कि आने वाले एक साल में क्या आपका प्रोजेक्शन है, जो भी डेटर्स 31 मार्च को हैं उसमें से कितना आपको लगता है कि डूबेगा, और ये परसेंटेज बेसिस पे ही नॉर्मली होता है। पास्ट जो आपका एक्सपीरियंस होता है, पास्ट का आपका जो भी एवरेज होता है, उस हिसाब से आप एक जजमेंट लेते हो। 5%, 10%, जो भी पैसा आपका डूबता है या आपकी इंडस्ट्री में आपकी फील्ड में जितना डूबता है उसको आप उतना अमाउंट लेते हो। तो जो भी डेटर्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय दैट परसेंटेज यू गेट द आरडीडी अमाउंट। ठीक है, तो हमको पहला इफेक्ट है कि प्रॉफिट को घटाना है। तो प्रॉफिट को घटाने के लिए हमको डेबिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इससे क्या होगा, इससे प्रॉफिट का अमाउंट, करंट ईयर के प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाएगा, जो हमारा पर्पस है। और ये कहां जमा करना है, नए अकाउंट में जिसका नाम होगा आरडीडी। ठीक है, ये प्रॉफिट का अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस इसमें भी होगा। ठीक है, रिजर्व भी एक प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो उसमें भी क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा। ठीक है, तो ये एंट्री होती है हर साल आरडीडी क्रिएट करने की। अब इसका आगे क्या होगा, आज इस साल में क्या इफेक्ट हो गया, इस साल में आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और एक क्रेडिट बैलेंस, एक अलग जमा, एक आपका प्रॉफिट जमा हो जाएगा एक अकाउंट में जिसका नाम है आरडीडी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मैं पूरा एक सीरीज आपको पूरा बता रहा हूं कि अगले साल क्या होगा, ये काई के लिए बनाई गई है और कहां यूज होगा। तो अगले साल जब डेटर्स में से एक्चुअली लॉस आएगा, अगले साल जब डेटर से एक्चुअली लॉस आएगा, एक्चुअली कोई डेटर ने मना कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मैं नहीं दे सकता, और आप उसको बैड डेट्स मानते हो, तो नॉर्मली बैड डेट्स का हम क्या करते हैं, हम पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं। पर अब आपने रिजर्व बना ली है, जब आप रिजर्व सिस्टम में होते हो तो आप वो बैड डेट्स रिजर्व में से माइनस करते हो। नहीं तो रिजर्व का पर्पस क्या हुआ, रिजर्व बनाया ही इसलिए ताकि अगले साल का जो मेरा प्रॉफिट है वो डिस्टर्ब ना हो। आ रहा है ख्याल में? तो जब अगले साल मेरा एक्चुअली बैड डेट होगा तो वो मैं उस साल के यानी अगले साल के पीएनएल को राइट ऑफ नहीं करूंगा, मैं इस रिजर्व के अगेंस्ट उसको नॉक ऑफ करूंगा। तो ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है। तो नेक्स्ट ईयर जब एक्चुअली बैड डेट होगा तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, बोलो। बैड डेट एक इवेंट है कि एक डेटर है जिसने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। अब पैसे नहीं दूंगा तो मेरा एसेट ही नहीं है, मैं उसको एसेट कैसे दिखाऊं, क्योंकि रिसेबल तो कुछ है ही नहीं। तो एक इवेंट क्या है, एक इफेक्ट क्या है कि मुझे एसेट का बैलेंस कम करना है, डेटर्स का बैलेंस कम करना है। अब डेटर्स मेरे लिए एसेट है, मैंने उसको डेबिट किया था, देख लो एंट्री, क्रेडिट सेल की एंट्री देख लो, क्रेडिट सेल में आपने डेटर को डेबिट किया हुआ है तो उसमें डेबिट बैलेंस होता है। तो आपको उसको घटाना है, तो घटाना मतलब क्या है, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो उसका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा या निल हो जाएगा, जितना भी उसमें लॉस आपको राइट ऑफ करना है। तो एक इफेक्ट हो गया कि डेटर्स का बैलेंस कम करना है, डेटर एक एसेट है, उसमें डेबिट बैलेंस होता है, उसको घटाने के लिए मैं क्रेडिट करूंगा। ठीक है, तो टू डेटर्स क्रेडिट, तो इससे डेटर्स का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। अब इसका सेकेंड इफेक्ट क्या है, वो लॉस है। लॉस है, नॉर्मली मैं उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर देता, बैड डेट नाम से लॉस ले लेता और वो बैड डेट्स को साल के आखिरी में पीएनएल में ट्रांसफर कर देता। पर अब मैंने रिजर्व बना ली है, ऑलरेडी रिजर्व बनाई है, तो मुझे अब कहां से यूज करना है, रिजर्व में, रिजर्व को घटाना है। अब रिजर्व में कौन सा बैलेंस है, ऊपर की एंट्री में आपने क्या किया है, रिजर्व को क्रेडिट किया है, तो बाकायदा उसमें क्रेडिट बैलेंस ही होगा। जब आप उसका लेजर बनाओगे तो क्रेडिट किया है तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। अब उसको घटाने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, तो माइनस होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं पीएनएल या बैड डेट के जगह पे किसको डेबिट करूंगा, आरडीडी को। अब सर आरडीडी है कि नहीं पता कैसे चलेगा, तो काफी क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो फाइनल अकाउंट्स के तो आपको आरडीडी का अकाउंट दिखता है, क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंसेस में आरडीडी का अकाउंट दिखेगा। तो अगर आरडीडी का अकाउंट है मतलब कंपनी इज फॉलोइंग आरडीडी मेथड। अगर आरडीडी का अकाउंट ही नहीं है मतलब आरडीडी का सिस्टम नहीं है। आप डायरेक्ट बैड डेट यहां पे नाम लिख सकते हो, डायरेक्टली यहां पे आप क्या लिख सकते हो, बैड डेट डेबिट कर सकते हो फॉर द लॉस ऑन डेटर्स। ठीक है, तो ये ऐसे दो एंट्री होती है, एक 31 मार्च को होती है और फिर एक अगले साल होती है जब एक्चुअली बैड डेट्स अराइज होते हैं। तो आप आरडीडी में से माइनस करते हो और हर साल ये चलते रहता है। हर साल आप रिजर्व क्रिएट करोगे और वो जब एक्चुअली लॉस होगा तो आप आरडीडी से एब्जॉर्ब करोगे, ये चलते रहता है। ठीक है, तो ये होता है आरडीडी सिस्टम और इसको अमाउंट को आप एडजस्ट करते रहते हो। अब हो सकता है जितना आपने आरडीडी बनाया हो उससे कम लॉस हो तो आरडीडी में कुछ बैलेंस बच जाएगा, तो उतना आरडीडी अगले साल कम बनाओ। एग्जाम्पल देता हूं, आपने फर्स्ट ईयर में बनाया आरडीडी 10,000,
आरडीडी क्रिएट किया 10,000। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, हो सकता है 10,000 से कम हुआ हो, एक्चुअल लॉस 10,000 से कम हुआ मतलब 8,000 हुआ है, तो क्या होगा, आरडीडी का बैलेंस 8,000 माइनस होगा तो 2,000 बच जाएगा। अब ये 2,000 का क्या होगा, 2,000 आप यूज करोगे अगले साल, ठीक है। तो अगले साल की जब आप रिक्वायरमेंट निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर आप फिर से रिक्वायरमेंट निकालोगे फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, सपोज, और उसके अगले साल की रिक्वायरमेंट आई 12,000, तो अब आप पूरा 12,000 क्रिएट करो ही मतलब, ऑलरेडी आपका 2,000 बैलेंस पड़ा है ना, तो उसको यूज करो। तो 2,000 ऑलरेडी है, हमको 12,000 मेंटेन करनी है, तो मैं क्रिएट कितना करूंगा, रिमेनिंग 10,000। आ रहा है ख्याल में? तो 10,000 जब मैं और क्रिएट करूंगा तो 2,000 प्लस 10,000 मिला के मेरा जो रिक्वायर्ड बैलेंस है आरडीडी का वो 12,000 ही आ जाएगा। तो 2,000 वेस्ट नहीं हुआ है, वो 2,000 यूज हो जाएगा फॉर नेक्स्ट ईयर। और अगर उल्टा हुआ, बेड डेड एक्चुअली ज्यादा हो गया, 12,000 हो गया, तो 12 में से 10 तो आपने वही माइनस कर लिया होगा आरडीडी का, ठीक है। तो आप 10 का 10 पूरा आरडीडी में से यूज कर लो और आरडीडी का बैलेंस हो जाएगा 0। और जो एक्स्ट्रा 2,000 है उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट दे दो। नॉर्मली अगर कोई आरडीडी नहीं बनाता है तो बेड डेड क्या करता है, पीएनएल में राइट ऑफ करता है, तो वो 2,000 जो है एक्सेस वो आप पीएनएल से बेड डेड नाम से राइट ऑफ कर सकते हो। आ रहा है समझ में? इस तरह से ये सिस्टम चलते रहता है। कम लॉस हुआ तो आप आगे की यूज करो, ज्यादा हो गया तो आरडीडी जितना है उतना यूज कर लो, और जो एक्सेस वाला लॉस है वो आप नॉर्मल बेड डेड मान के पीएनएल से राइट ऑफ कर दो, और फिर नेक्स्ट ईयर में एज अ जीरो बेस आप स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम चलते रहता है। आप ये पॉज करके लिख सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, ये सिस्टम हर साल चलते रहता है, मतलब बेसिकली 2 ही एंट्रीज इसमें पास होती हैं, ये भी आप लिख सकते हो, एक क्रिएट करने की और एक एक्चुअल लॉस आरडीडी से एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है आरडीडी का, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, आपको समझना है कि हमको करना क्या है। जब तक आप ये बार बार रिकॉल नहीं करोगे कि एंट्रीज क्यों पास की जाती हैं, आपको एंट्री याद नहीं आएगी, आपको याद नहीं आएगी। अगर आपको याद है मतलब आपने वही रट ली है, आप इवेंट विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। आपको इवेंट विजुअलाइज करना है, उस इवेंट की वजह से क्या एडजस्ट करना है वो आपको समझना है, और बेसिक रूल्स यूज करके आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। ये हो गया पहला आरडीडी। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड है लॉस बाय फायर। अब इसमें भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। पहले आग लगेगी, फिर आप क्लेम डालोगे, फिर क्लेम अप्रूव होगा, फिर अप्रूव होने के बाद एक्चुअली पैसे आएंगे। तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। आप एप्लीकेशन डालोगे, काफी महीने लगते हैं उसको अप्रूव होने में, फिर अप्रूवल का जब लेटर आता है तो मिलने में भी और टाइम लगता है, एक्चुअल जो चेक आता है वो और अलग मतलब कुछ महीनों बाद आता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो लॉस बाय फायर में क्या होगा, पहले आग लगेगी। अब क्या लॉस हो सकता है, स्टॉक का भी लॉस हो सकता है, कैश का भी लॉस हो सकता है, और आपका जो फिक्स्ड एसेट होता है वो भी लॉस हो सकता है बाय फायर। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग सब कुछ जल सकता है, ठीक है। तो वो सब मैं लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब यहां पे मैं कवर कर रहा हूं, सिर्फ नाम बदलता है, इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। अब इसमें भी 2 सिचुएशन होती हैं, आपने इंश्योरेंस करवाया है या नहीं करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है कि नहीं करवाया है, ठीक है। तो पहला हम सिंपल वाला पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है। अब इंश्योरेंस करवाया नहीं तो क्या होगा, सारा लॉस आपका होगा, सारा लॉस आपका होगा, आपको लॉस राइट ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल होता है नो इंश्योरेंस, कि अगर पहले कोई इंश्योरेंस ही नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होगा बोलो। तो जब भी लॉस होगा फायर से, थेफ्ट से, या जो भी रीजन से, इवेंट से लॉस होगा तो उसकी एंट्री आप पास करोगे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, लॉस से क्या हुआ कि कोई चीज आपके एसेट में दिख रही है बुक्स में, पर एक्चुअली वो अब है ही नहीं। स्टॉक आपकी बुक्स में एसेट दिख रहा है पर फिजिकली तो जल गया, अब तो उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो बुक्स में एज ए एसेट कैसे दिख रहा है, अब वो एसेट की डेफिनेशन में बैठता ही नहीं कि फिजिकली तो है ही नहीं ना। तो हमको वो राइट ऑफ करना है, बुक्स को और एक्चुअलिटी को मैच करना है। सेकेंड थिंग, स्टॉक हो गया या फिक्स्ड एसेट हो गया, फिक्स्ड एसेट आपकी बुक्स में एसेट दिख रहा है, अरे पर एक्चुअली तो है ही नहीं, तो यू हैव टू राइट इट ऑफ, यू हैव टू राइट इट ऑफ। तो हमको करना क्या है, ये लॉस की एंट्री का मतलब क्यों एंट्री हो रही,
हमको वो लॉस राइट ऑफ करना है, हमको एसेट को बुक से हटाना है, उसकी वैल्यू नलीफाई करनी है। तो अब एसेट जो भी है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है। जब भी आप एसेट परचेस करते हो तो वो डेबिट होता है। परचेस हो, स्टॉक हो तो भी डेबिट होता है परचेस, और फिक्स्ड एसेट हो तो भी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इन सब में डेबिट बैलेंस ही होता है, और उसको घटाने के लिए आप क्या करोगे, आप उल्टा इफेक्ट दोगे, यानी कि आप उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो यहां पे एसेट क्रेडिट होता है, तो स्टॉक हो रहा है तो परचेस को क्रेडिट करोगे, जहां डेबिट होता है उसी को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो परचेस में डेबिट था तो परचेस को क्रेडिट करेंगे। फिर फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट का जो भी नाम है, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी है वो आएगा। कैटेगरी का नाम मैंने लिख दिया फिक्स्ड एसेट। तो इससे क्या होगा, इससे वो अकाउंट का जो बैलेंस है माइनस हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉस हो गया है, तो सीधे सीधे अकाउंट ही बंद हो जाएगा। लेजर में आप पढ़ोगे कैसे बंद होता है। और सेकेंड इफेक्ट क्या है कि नुकसान हो गया, इंश्योरेंस भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, तो पूरा लॉस मेरा है, और मेरा जो भी लॉस है वो मैं कहां डेबिट करूंगा, पीएनएल। ठीक है, तो पीएनएल डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट। या पीएनएल को पहले डेबिट ना करके पहले एक टेम्पररी अकाउंट भी बनाया जाता है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, वो नॉमिनल अकाउंट होता है, लॉस का अकाउंट है, लॉस बाय फायर अकाउंट। फिर साल के आखिरी में उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेट इफेक्ट यही होता है पीएनएल टू परचेस। तो दो एंट्री भी काफी लोग पास करते हैं, तो अपन दो एंट्री वाला पहले पढ़ लेते हैं। चलो, तो पहले एक टेम्पररी अकाउंट किया जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, डेबिट होगा। ठीक है, रूल के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे आगे, लेजर में हम पढ़ेंगे कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं साल के आखिरी में उसको आप ट्रांसफर कर देते हो, या तो ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में, या तो ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में, बेस्ड ऑन कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, और वो बंद हो जाता है, उसमें बैलेंस नहीं बचता। नॉमिनल अकाउंट्स में बैलेंस नहीं बचता, दे आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग और पीएनएल। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट लॉस है, तो इसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। अब ये ट्रांसफर एंट्रीज का क्या पर्पस है कि अकाउंट को बंद करना है। ये लॉस बाय फायर अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, तो डेबिट बैलेंस है उसमें, अब उसको बंद करना है, तो डेबिट वाले को बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो ये ट्रांसफर एंट्री होगी टू लॉस बाय फायर। जैसे ही मैंने क्रेडिट किया तो क्या होगा, अकाउंट बंद हो जाएगा, जीरो, खत्म। और ये अब क्या है, मेरे लिए लॉस है, सारे लॉसेस कहां ट्रांसफर होंगे, पीएनएल में, तो यहां पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा। तो देखो नेट इफेक्ट वही है, नेट इफेक्ट वही है, पर ये दो एंट्री पास की जाती है नॉर्मली। ठीक है, ये हो गया कि अगर इंश्योरेंस आपने नहीं निकाला तो क्या होगा। अब अगर इंश्योरेंस निकाला तो क्या होगा। अब इसमें भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कि इंश्योरेंस वाले पूरा पैसा तो देंगे नहीं, हो सकता है पार्ट अमाउंट ही दे, नॉर्मली ऐसा ही होता है, या पूरा पैसा भी दे सकते हैं। यानी आपको एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है, तो मैं पार्टली पार्टली वाला बता देता हूं कि पार्ट ऑफ द अमाउंट आपको इंश्योरेंस से मिल गया, पर पार्ट ऑफ द अमाउंट आपको खुद ही लॉस लेना पड़ा। ठीक है, तो क्या होगा, सेम पहला इवेंट क्या होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा, तो लॉस की एंट्री तो सेम ही आएगी, क्योंकि इंश्योरेंस तो बाद में क्लेम होगा, आप अप्लाई करोगे, लॉस होते वक्त तो लॉस हो गया। ठीक है, तो एंट्री सेम होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू सेम जो भी एसेट जला या चोरी हो गया, परचेस और फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये एंट्री सेम ही होती है। अब ये जो लॉस है ये पूरा मेरा नहीं है, कुछ पार्ट मुझे इंश्योरेंस से मिलने वाला है। अब ये मिलने वाला कब है, जब मेरा क्लेम अप्रूव होगा। मतलब इवेंट समझो कि एंट्री कब पास होगी, जब लॉस हो गया, आपने लॉस की एंट्री पास कर दी। अब इंश्योरेंस जब क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका लॉस कितना है और आपको इंश्योरेंस वालों से कितना मिलना बाकी है। ठीक है, वो आपका एसेट होगा, उनसे पैसा मिलना बाकी है, क्योंकि आपने प्रीमियम भरे, पॉलिसी निकाली है, प्रीमियम भरे हैं, ऐसे ही थोड़ी पैसा मांग रहे हो, प्रीमियम भरा है आपने हर साल। ठीक है, तो नेक्स्ट इवेंट आता है कि जब आपको क्लेम का एक्सेप्टेंस मिला, आपको एक लेटर मिलेगा कि आपका इतना इतना अमाउंट एक्सेप्ट हो गया है और आपको कुछ समय में या विद इन सम डेज मिल जाएगा। तो वो जैसे ही लेटर मिला, राइट टू रिसीव क्रिएट हो गया, राइट टू रिसीव क्रिएट हो गया। लेटर के बाद अब वो मुकर नहीं सकते, वो लेटर के बेस पे कोर्ट में जाके भी आप पैसा क्लेम कर सकते हो। तो वो एक इवेंट हो जाता है और आपको उसकी एंट्री पास करनी होती है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पार्ट ऑफ द अमाउंट ही एक्सेप्ट हुआ है और बचा हुआ जो पार्ट है वो आपको खुद को लेना है। एग्जाम्पल ले सकते हो, डमी 5 लाख का लॉस हुआ है, 4 लाख का क्लेम आ चुका है, मतलब एक्सेप्ट हो चुका है, और 1 लाख का क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, मतलब हमारा लॉस है। ठीक है, ऐसा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो 5 लाख हम यहां ले लेते हैं और 4 लाख इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया, मतलब हमारे लिए एक एसेट है।
रिसेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब उसको हम एसेट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें डेबिट होता है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या बन गई, एसेट बन गई, उनसे हमको पैसा मिलना बाकी है। आए ख्याल में? तो इसमें रूल नहीं लगेगा, डेबिट द रिसीवर होता है। अब क्या रिसीव किया उसने, कुछ भी नहीं, प्रीमियम रिसीव किया है ऑब्वियसली, बट 4 लाख रुपए थोड़ी रिसीव किए, 4 लाख तो हमको रिसीव करना बाकी है। तो इसमें आप रूल नहीं लगा पाओगे। आपको बेसिकली इस एंट्री से करना क्या है, एक एसेट क्रिएट करना है, रिसीवेबल क्रिएट करना है। तो इसको आप इंश्योरेंस रिसीवेबल अकाउंट भी लिख सकते हो, इसको आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट भी लिख सकते हो, क्लेम रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी में लिख सकते हो। तो आप डिपेंड करता है 11th में हो, 12th में हो, या सीए में हो, या सीएस में, उसके हिसाब से नाम बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जो आपके लेवल के हिसाब से नाम आपको जचता है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इंश्योरेंस कंपनी लिखूंगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, 1 लाख लॉस तो मेरा ही है, तो मैं डायरेक्ट पीएनएल में डेबिट करूंगा, ठीक है। और ये एंट्री बेसिकली मैं क्यों पास कर रहा हूं, ये मैं लॉस एब्जॉर्ब कर रहा हूं। लॉस, ये जो 5 लाख मैंने डेबिट किया, ये उसी का हिसाब किताब है, ये उसी का हिसाब किताब है कि 5 में से 4 तो मुझे मिल जाएगा, वो मेरा एसेट है, पूरा मेरा लॉस नहीं है। और 1 लाख जो है मैंने पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया। और सेकेंड इफेक्ट आएगा कि ये अकाउंट मुझे क्लोज करना है, तो ये एंट्री जो पास होती है, दिस इज टू क्लोज दैट अकाउंट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है 5 लाख। आ रहा है ख्याल में? मतलब ये टेम्पररी अकाउंट आपने बनाया था, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्लेम कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपने एक टेम्पररी अकाउंट बना दिया, लॉस बाय फायर। और जब आपको पता चल गया कि कितना मेरा है और कितना मुझे मिलने वाला है, तो आप ये एंट्री पास कर देते हो। तो इससे क्लियर हो गया कि मेरा 1 लाख का लॉस है, पीएनएल में चलेगा, और 4 लाख मुझे मिलने वाला है, तो मेरे एसेट साइड में दिखता रहेगा, और लॉस बाय फायर बंद हो जाएगा। पहले 5 लाख से डेबिट हुआ, फिर 5 लाख से क्रेडिट हुआ, तो अकाउंट बंद हो जाएगा। आ रहा है ख्याल में? तो अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट आपको दिख रहा है एसेट। अब 2-3 महीने या डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम लगता है, तो आपको चेक आएगा, और वो चेक डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करोगे, ठीक है। तो बोलो, अब ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम एक्चुअली रिसीव हो रहा है चेक से। चेक बोले तो पैसे किसको मिलने वाले हैं, एक्चुअली बैंक को मिलने वाले हैं, आपके बिहाफ पे बैंक को मिलेंगे। तो बैंक क्या हो गया मेरे लिए, रिसीवर, मेरे बिहाफ पे रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीव कर रहा है, तो क्या रूल लगेगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख जितना एक्सेप्ट हुआ है। और गिवर कौन है, वही इंश्योरेंस कंपनी, क्रेडिट द गिवर, तो वो भी अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 इवेंट्स नॉर्मली होते हैं। ऐसा पूरा लॉस बाय फायर का एंट्री होता है, अलग अलग टाइम होता है उसका, ठीक है। इसलिए 3 अलग अलग एंट्री पास होती हैं, ठीक है। लिख लो, पॉज करके अब लिख लो। स्क्रीन दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, सब लिख लो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आप आराम से लिखो, ठीक है। तो हमारा आरडीडी हो गया, हमारा लॉस बाय फायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब ड्राइंग्स पे आते हैं, ठीक है। ये प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नॉर्मली आता है, ठीक है, कंपनी यानी कॉर्पोरेट फॉर्मेट पे नहीं आता, ठीक है। बोलो ड्राइंग्स का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया था, आई थिंक वही अपन ने एंट्री पढ़ ली थी। यस, ड्राइंग की एंट्री पढ़ ली है अपन ने, ओके, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। अब है बैंक लोन। बोलो कि आपने बैंक से लोन लिया और एक आध ईएमआई भरी। बोलो बैंक लोन की एंट्री क्या होगी, बैंक लोन लिया। अब बैंक लोन नॉर्मली कैसे मिलता है, बैंक के अकाउंट में ही जाता है, करंट अकाउंट खोलने के लिए कहते हैं। अगर आपने बैंक लोन लिया है तो आपको पता ही होगा कि वो आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मतलब 2-2 अकाउंट होते हैं, एक ही बैंक में 2-2 अकाउंट होते हैं। एक लोन अकाउंट होता है जो क्या बताता है कि हमने लोन लिया है और अब हमको उसके ईएमआई भरते रहने, और एक हमारा एसेट अकाउंट होता है, मतलब करंट अकाउंट होता है जिसमें हमारे पैसे जमा है, एक ही इंसान के यहां। आ रहा है ख्याल में? तो एक करंट अकाउंट है जिसमें पैसे जमा है, हमारे लिए एसेट है, और एक है बैंक लोन अकाउंट जो हमारे लिए लाइबिलिटी है और हमको पैसे देने हैं। दोनों पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट यानी बैंक का करंट अकाउंट वो भी पर्सनल है, और बैंक लोन अकाउंट वो भी पर्सनल है। मैंने बेसिक्स में आपको बताया था। एक ही बैंक भी हो सकते हो, ठीक है। एक ही बैंक में करंट अकाउंट है, एक ही बैंक में बैंक लोन अकाउंट भी है, वो भी चलता है।
अब मुझे बताओ बैंक लोन लिया इसका क्या मतलब हुआ कि आपके बैंक के करंट अकाउंट में उतना पैसा आया। आ रहा है समझ में? बैंक क्या है इस केस में? रिसीवर है। आपका करंट अकाउंट रिसीवर है, उसमें पैसे आ रहे हैं और दे कौन रहा है? सेम बैंक दे रही है, लेकिन नाम आप अलग दोगे क्योंकि वो लोन अकाउंट है, उसका जो कैपेसिटी है वो अलग है। तो दो बैंक अकाउंट्स हैं, सेम ही बैंक है पर कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है। एक में आपको पैसा मिलने वाला है और एक में आपको पैसा देना बाकी है। आ रहा है ख्याल में? तो एक आएगा डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, कौन रिसीव कर रहा है उसको आप क्या नाम दोगे? करंट अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट। सिर्फ बैंक अकाउंट मतलब सेविंग या करंट अकाउंट, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट आप लिख सकते हो करंट अकाउंट, और उसमें आपका लोन आ गया सपोज 5 लाख। किसने दिया? सेम बैंक ने, लेकिन उसका नाम क्या लिखेंगे? बैंक लोन अकाउंट। तो टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? क्रेडिट द गिवर, ठीक है? पर्सन सेम है लेकिन दो अलग अलग कैपेसिटी हैं और दो अकाउंट बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, ये ऐसा चलता है, ठीक है? तो ये हो गया कि हमने लोन ले लिया, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, अब हम बैंक अकाउंट को यूज करेंगे, वो पैसा खर्च करेंगे, ठीक है? और ये लोन अकाउंट में अब मैं रीपेमेंट करूंगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ईएमआई का, ठीक है? मैं ईएमआई भरूंगा। सपोज मेरा पहला ईएमआई आया 75,000 का, ठीक है? सपोज 75,000 का ईएमआई आया और वो 75,000 का ब्रेकअप क्या है आपको पता ही होगा। ईएमआई क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। उसमें पार्टली प्रिंसिपल अमाउंट होता है, पार्टली इंटरेस्ट होता है, यानी कुछ पार्ट में ये 5 लाख का ही वापस कर रहा होता हूं और कुछ पार्ट मेरा ब्याज होता है, ठीक है? तो आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, दो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो। बेसिकली आपको पे कितना करना है? 75,000। ना तो ये पूरा मतलब लोन है, ना तो पूरा इंटरेस्ट है। अब इसमें दो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, तो जो नॉर्मली चलता है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो नॉर्मली चलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले इंटरेस्ट को आप अक्रू करो, क्योंकि इंटरेस्ट तो नॉर्मल ये है ना, नॉमिनल अकाउंट है, वो तो अक्रू होगा। इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अक्रू होते हैं। तो आप पहले इंटरेस्ट को अक्रू करो। जैसे ही एक महीना कंप्लीट होगा, ब्याज का खर्चा हो गया और आप उसको अक्रू करो, मतलब आपको वो देना बाकी है, देना बाकी मतलब उसको अक्रू करो। तो सेम मैंने आपको बताया था, सारे एक्सपेंसेस जब अक्रू होते हैं तो क्या होता है? एक अकाउंट आता है एक्सपेंस का, नॉमिनल अकाउंट है, तो आप क्या रूल लगाओगे? डेबिट करोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सपोज इसका वही मैं ब्रेकअप बता रहा था कि 15,000 इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल रीपेमेंट है 60,000, ठीक है? तो 15,000 जो है वो आपका ब्याज है, तो 15,000 डेबिट। तो ये आपका खर्चा बुक हो गया। अभी किसको देना बाकी है? बैंक लोन को ही। क्या बेनिफिट दिया है? अरे उनका पैसा आप यूज कर रहे हो ना, क्रेडिट द गिवर। बैंक लोन क्या है? क्रेडिट अकाउंट है, मतलब पर्सनल अकाउंट है, और वो बेनिफिट दे रहा है, उनका पैसा आप यूज कर रहे हो। दे आर गिवर ऑफ द बेनिफिट, उनका पैसा आप यूज कर रहे हो, तो रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। ऊपर भी देखो क्रेडिट द गिवर थे, पर वो तब क्या दे रहे थे? पैसा दे रहे थे। और ये 15,000 क्या है? ये तो बेनिफिट का कॉम्पेंसेशन है, ये बेनिफिट की वैल्यू है। 5 लाख एक महीने तक यूज जो किया, ये उसका कॉम्पेंसेशन है जो आप पे कर रहे हो और जो आप खर्चा मान रहे हो, ठीक है? इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये हो गया। तो ये क्या होता है? ये बैंक लोन में ऐड हो जाएगा। क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो पहले आपने 5 लाख क्रेडिट किया, फिर आपने 15 क्रेडिट किया, तो आपके बुक्स में क्या दिखेगा कि बैंक को आपको कितना देना है? 5,15,000 देना है, ठीक है? लोन का बैलेंस बढ़ जाता है। और अब आप इस 5,15,000 में से, अब क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो चुका है, तो अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये 75 में क्या है। पेमेंट के वक्त फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा ब्याज और जो प्रिंसिपल है वो एक ही इंसान को देना है और आपने उस अकाउंट में ऐड भी कर दिया है, 15,000 भी ऐड कर लिया है। तो आप सीधे सीधे अब क्या कर रहे हो? बैंक को 75,000 पे कर रहे हो। अब ये भी नॉर्मली ईएमआई कहां से माइनस होती है? अगर आप थोड़ा रियलिटी में जाओ तो ये आपके करंट अकाउंट में से ही डेबिट होती है। ईएमआई आपके करंट अकाउंट से ही डेबिट होती है, या बिजनेस का कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है जो कि करंट अकाउंट ही होता है, तो उसमें से माइनस होता है, अपने आप माइनस हो जाता है। मतलब जिस अकाउंट में आपको 5 लाख मिले थे, उसी अकाउंट से आपकी ईएमआई माइनस हो जाती है। मतलब आप अपने करंट अकाउंट से ही वो पे करते हो, तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जो पहली एंट्री पास की उसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। अब लोन अकाउंट रिसीव कर रहा है और हमारा करंट अकाउंट पे कर रहा है, तो एग्जैक्टली उल्टी एंट्री पास होती है, ठीक है? तो ईएमआई जब मैं पे करूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा? अब रिसीवर कौन है? 75,000 किसको मिल रहा है? लोन अकाउंट को, तो वो रिसीवर है तो डेबिट होगा। बैंक लोन अकाउंट डेबिट।
डेबिट द रिसीवर कितना, पूरा 75,000, और 2 दे कौन रहा है, करंट अकाउंट वाला, तो वो भी पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट क्रेडिट यानी कि करंट वाला, ठीक है 75। आया समझ में? तो ये एंट्री पास होती है ईएमआई की, बैंक लोन लेना और उसका ब्याज अक्रूव करना और फिर ईएमआई पूरा भरना। आ रहा है समझ में? तो इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 5 लाख में पहले आपने 15,000 ऐड किया, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो गया, ठीक है। ये ऐड क्यों हुआ, क्योंकि यहां भी क्रेडिट है, यहां भी क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा। अब यहां आपने देखो डेबिट किया है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 5,15,000 माइनस 75,000, तो इसका बैलेंस कितना बचेगा, ये बचेगा 4,40,000 बचेगा, निकाल के देख लो 4,40,000। मतलब एक्चुअली देखो लोन कितना रीपे हुआ, 5 लाख था, 5 लाख से घट के 4,40,000 पे हुआ, मतलब इनडायरेक्टली आपने लोन कितना रीपे किया, 60,000 ही रीपे किया। ऑटोमेटिक होगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो अपने आप वो जो डिक्रीज होगा लोन में, वो ओरिजिनल अमाउंट से 60,000 का ही डिक्रीज दिखेगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट आपने 60,000 ही रीपे किया है ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये तरीका ज्यादा चलता है, ठीक है। तो ये आप लिख लो। ठीक है, आप आराम से पॉज करके लिखते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और ये हो गया बैंक लोन और ईएमआई। अब लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज करते वक्त देखो प्रॉफिट लॉस नहीं होता, परचेज एट कॉस्ट होता है और एट कॉस्ट ही हम रिकॉर्ड करते हैं। एट कॉस्ट मतलब जितना पैसा हम पे कर रहे हैं, जितना पैसा हम पे कर रहे हैं उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, और एट कॉस्ट हम इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकता है, जो भी आपका रोज का काम नहीं है, जो भी आपका रोज का काम नहीं है, आपके नॉर्मल बिजनेस के बाहर कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई और प्रॉपर्टी या बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी कर सकते हो, तो उसको जनरल नाम आता है इन्वेस्टमेंट। उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड मतलब जो आपका रोज का काम है, मतलब शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज या कोई भी चीज में डील करना आपका रोज का काम भी हो सकता है, तब उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर इत्तेफाकन आपके पास पैसे थे, आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इन जनरल इन्वेस्टमेंट्स नॉन ट्रेड होते हैं, आपका रोज का काम नहीं होता है, ठीक है। तो बोलो पहले क्या होगा, पहले आप इन्वेस्टमेंट्स परचेज करोगे। अब पेमेंट नॉर्मली बैंक से ही होते हैं, तो आप बैंक से पे कर रहे हो। बोलो क्या होगा, 2 इफेक्ट क्या होंगे। एक है आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट होते हैं रियल अकाउंट, एक्चुअल एसेट होते हैं वो, फिजिकल मतलब आपको या डीमैट फॉर्म में शेयर्स या सिक्योरिटी मिलते हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मशीनरी या बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में भी काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो फिजिकली यानी उसका ओनरशिप आपको मिलेगा। तो एक अकाउंट हो गया एसेट जो आपको मिलेगा, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट नाम दे रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट मिलेगा एक इफेक्ट, और इसके बदले में आप पैसे दे रहे हो, डायरेक्ट बैंक पैसे देगा तो बैंक का इफेक्ट आएगा, ठीक है। बोलो रूल लगाओ। तो इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है और रूल लगेगा ओनरशिप आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, उसके आप ओनर बन गए 10 लाख रुपए एग्जाम्पल, और आपने तुरंत पे भी कर दिया, और आपके बिहाफ पे कौन पे कर रहा है, बैंक अकाउंट, और बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और आपके बिहाफ पे पैसे दे रहा है, तो वो गिवर है। तो रूल क्या लगेगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये हो गया परचेज की एंट्री, आपने इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर लिए। अब कुछ समय आप होल्ड करोगे और उसके बाद आप बेच दोगे। अब जब भी आप बेचोगे तो 10 लाख एग्जैक्ट पे तो आप बेचोगे नहीं, क्योंकि वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, शेयर्स डिबेंचर्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, प्रॉपर्टी भी आपने ली, लैंड एंड बिल्डिंग भी लिया, तो भी उसका वैल्यू बदलता है। तो या तो आप कम में बेचोगे या तो आप ज्यादा में बेचोगे। कम में बेचोगे तो लॉस होगा, और ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मैं कंबाइंड एंट्री बता रहा हूं, इसमें मैं आपको कंबाइंड एंट्री बता रहा हूं। दोनों सिचुएशंस हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं लॉस। लॉस कब होगा, जब आप कम में बेचोगे। सपोज 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपने 8 लाख में बेचा, तो आपको पैसे कितने मिलेंगे, 8 लाख बेचे, आपको 8 लाख मिलेंगे।
पर एसेट कितने का जा रहा है? 10 लाख का, तो 2 लाख का डिफरेंस दिखेगा ही, और उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। आ 8 रहा है और जा 10 रहा है, तो ये लॉस है। जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, तो इट्स अ लॉस। और वो आपको कहां डेबिट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका लॉस है। ठीक है, बोलो 3 इफेक्ट आएंगे इसमें, 3 इफेक्ट आएंगे, इफेक्ट 3 आएंगे। बोलो, एक है बैंक अकाउंट, पैसे डायरेक्ट बैंक में आएंगे, वो रिसीव होंगे, तो बैंक हमारे बिहाफ पर रिसीव करेगा कितना? 8 लाख रुपए, एक इफेक्ट 8 लाख का। फिर 2 लाख आया ही नहीं, तो वो तो लॉस हुआ, और लॉस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 2 लाख रुपए को हम लॉस बुक करेंगे। ठीक है, और तीसरा इफेक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, ओनरशिप जा रहा है, आप उसको बेच रहे हो। ठीक है, तो बोलो एक एक अकाउंट बताते जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीस, 2 लाख का क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल अकाउंट है, और 10 लाख के इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है 10 लाख, मतलब एसेट 10 लाख से ही जाएगा, जितने का है उतने पे ही जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली इसीलिए अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख से डेबिट, 10 लाख से क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपने आप क्लोज होगा। 2 लाख का लॉस आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे साल के आखिरी में, और बैंक में 8 लाख आपको मिल गया। ठीक है, कंबाइंड एंट्री फॉर लॉस। अब अगर प्रॉफिट हुआ, कब होगा प्रॉफिट? जब आप ज्यादा में बेचोगे। 12 लाख में बेचा, तो अब पैसा कितना आएगा? 12 लाख। आ ज्यादा रहा है, 12 लाख आ रहा है, 10 लाख जा रहा है, तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? पीएनएल। नाम सेम देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल अकाउंट, फिर साल के आखिरी में पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो, इफेक्ट सेम है। पहले पैसे आएंगे, पैसे आएंगे कहां पे? बैंक में। बैंक पर्सनल है, रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। कितना रिसीव कर रहा है सर? 12 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो वो तो क्रेडिट ही होगा, टू इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, 10 लाख ही जाएगा, जितना है उतना ही जाएगा भैया, ये याद रखना। लॉस में बेचो या प्रॉफिट में बेचो, 10 का है 10 पे ही जाता है, एट कॉस्ट आता है, एट कॉस्ट ही जाता है, बेसिक्स। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख मिले वो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या है? इनकम या गेन, जो भी बोलो, इनकम ही बोलेंगे। तो इनकम का रूल क्या लगता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 12 माइनस 10, 2 लाख का आपका प्रॉफिट है, जिसको आप बाद में पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो सिंपल भैया ऐसा इन्वेस्टमेंट का एंट्री होता है। ठीक है, लिखो, पहले खरीदोगे, कुछ समय होल्ड करोगे, और बाद में आप बेचोगे। ठीक है, तो लॉस में भी बेच सकते हो, प्रॉफिट में भी बेच सकते हो, दोनों अलग अलग एंट्री पास होगी। ठीक है, आप पॉज करके आराम से लिखो। तो ये पार्ट में इतना ही है। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन जो मैंने लिखे थे वो हो गए थे। ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट सब हो गया, डेप्रीसिएशन भी हो गया, लॉस भी हो गया, बैड डेट्स हो गया, आरडीडी सिस्टम हो गया, इन्वेस्टमेंट परचेज सेल हो गया, बैंक लोन ईएमआई हो गया। ठीक है, और भी कुछ याद आया तो मैं आपको और बताऊंगा। तो यहां अपना जर्नल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको जर्नल के इफेक्ट्स और प्रोसीजर समझ में आ रहा है। ठीक है, ईजी लग रहा होगा। तो ये सब हम अभी ये कर रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में अब मैं लेजर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं उसी को हम पोस्ट करेंगे, उसी में मैं अमाउंट्स डाल के आपको बताऊंगा कि लेजर को कैसे इंटरप्रीट करते हैं, लेजर का क्या मतलब होता है। नॉमिनल अकाउंट है तो लेजर में क्या इफेक्ट आता है, कैसे वो क्लोज हो जाता है। मैंने कहा था ना कि सारे नॉमिनल अकाउंट्स ट्रांसफर होके क्लोज हो जाते हैं, तो कैसे होते हैं वो सब मैं बताऊंगा। पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकता है, तो कैसे आता है वो, उसको इंटरप्रीट कैसे करेंगे। एसेट है कि लाइबिलिटी है, लेना है कि देना है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट है तो कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा लेजर पढ़ेंगे। जितने भी एंट्रीज मैंने आपको बताए हैं उसको मैं पोस्ट करके बैलेंस करके बताऊंगा, और कैसे अकाउंट में क्या होता है वो हम सैंपल बेसिस पे देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको एक फुल क्वेश्चन बताऊंगा, एक फुल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसके हम एंट्री भी पास करेंगे और फिर उसको लेजर भी पोस्ट करेंगे, उसके बैलेंसेस भी निकालेंगे और उससे मैं ट्रायल बैलेंस बताऊंगा। ठीक है, एक फुल क्वेश्चन 1 या 1.5 घंटे का माइट भी होगा, वो मैं आपको, मतलब वो लास्ट पार्ट होगा अपना, क्योंकि और कुछ अब बताने के लिए बचा नहीं है। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस ही करनी है, अलग अलग क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, जो भी लेवल पे आप हो आप उसको प्रैक्टिस करो। डाउट्स वाउट्स आप पूछ सकते हो। मेरा ऐप है अमित तल्ला क्लासेस, वो आप
प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चैट बॉक्स में मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जर्नल मैं आज यहां कंप्लीट कर रहा हूं। और भी कुछ मुझे एडजस्टिंग एंट्रीज याद आई, जैसे क्लोजिंग स्टॉक अपना बाकी है, वो एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स में आता है। तो जो एक फुल क्वेश्चन हम कर लेंगे, मैं सोचूंगा उसमें कि एक आध फिर मैं फाइनल अकाउंट का भी फुल प्रॉब्लम हुआ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो फाइनल अकाउंट तक मैं आपको बता दूंगा। फाइनल अकाउंट में फिर कुछ कुछ और एडजस्टमेंट्स आएंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है वो फाइनल अकाउंट्स के वक्त ही आता है। डेप्रीसिएशन हम पढ़ चुके हैं, बैड डेट्स पढ़ चुके हैं, आरडीडी पढ़ चुके हैं, लॉस बाय फायर पढ़ चुके हैं, ड्रॉइंग्स पढ़ चुके हैं, सब हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। लेकिन कुछ कुछ और भी हो सकता है जो फाइनल अकाउंट्स लेवल पे आता हो, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, इसलिए वो फाइनल अकाउंट्स में ही टोटलिटी में जब क्वेश्चन दिया होता है तभी आपको समझता है। ठीक है, तो वो इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पहले लेजर्स पढ़ेंगे कि यही जो जर्नल पास हुई है इसी को कैसे लेजर में पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग कैसे होती है, बैलेंसिंग कैसे होती है, और बैलेंस का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और फिर उसके अगले पार्ट में एक फुल मैं जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, जर्नल एंट्रीज से पूरा लेजर बताऊंगा, बैलेंसिंग बताऊंगा, और पूरा उसी से हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। ठीक है, एक फुल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तो आपको हर स्टेज में कैसे बैलेंसेस निकल रहे हैं, कैसे ट्रायल बैलेंस बन रहा है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 2-3 बस पार्ट्स और हैं, तो आई थिंक वही 12-13 या 15 पार्ट्स मैक्सिमम वो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जर्नल एंट्री। थैंक यू सो मच।